वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है। हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए लॉकडाउन के समय में। तो नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। आज हो गई है 30 अप्रैल 2020 और टेस्ट नंबर है 301। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 301 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। हाल ही में समाचारों में कुछ पद रहे हैं और संबंध है इनका किससे, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है वही बता दीजिए। प्रकृति नूर के बारे में पहले प्रश्न बना चुका हूँ, पिच ब्लैक के ऊपर भी बना चुके हैं। क्या सही लिखा है, इसके आगे जो भी लिखा है इनका संबंध। तो देखिए, जो प्रकृति है, प्रकृति आर्कटिक क्षेत्र में खोजा गया खनिज पदार्थ नहीं है। नूर ईरान का पहला सैन्य उपग्रह, ये करेक्ट है। और पिच ब्लैक वेब आधारित डैशबोर्ड नहीं है। वेब आधारित डैशबोर्ड क्या है, प्रकृति है। तो यहाँ पर गलत हो गया तीसरा, गलत हो गया पहला और करेक्ट हो गया दूसरा। तो इसका आंसर कौन सा सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केवल। पिच ब्लैक तो बताया था ना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन में होने वाला 2 वर्षों में होता है एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारत ने पहली बार 2018 में भाग लिया था। याद आया कुछ। तो देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। और ये जो वेब आधारित डैशबोर्ड है वो भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 के मामलों की राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर विस्तृत भविष्यवाणियाँ प्रदान करता है, इसलिए गलत है पहला। और 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को मध्य रेगिस्तान, जिसे फारसी भाषा में दस्त काबिर भी कहा जाता है, से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि पिच ब्लैक जो है वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत हुई थी पहली बार 1981 में और भारतीय वायुसेना ने पहली बार इसमें भाग लिया था 2 साल पहले, वर्ष 2018 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही होगा। जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान का उद्देश्य जल संचयन, संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों में तेजी लाना है। जल जीवन मिशन एक, इसके तहत वर्ष 2024 तक पूरे देश में पेयजल हेतु नल का, किसका, नल का जल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। और जल शक्ति अभियान को 1 जुलाई 2018 को प्रारंभ किया गया था। क्या, देखिए पहला तो करेक्ट है बिल्कुल, दूसरा भी करेक्ट है। ये तीसरा वाला गलत है, क्योंकि 1 जुलाई 2018 को नहीं, अभी की तो बात है 2019 की। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल कर दो। तो जल शक्ति अभियान का उद्देश्य जल संचयन, संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों में तेजी लाना है, इसलिए पहला सही है। और जल शक्ति मिशन के तहत वर्ष 2024 तक पूरे देश में पेयजल हेतु नल का जल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। जल शक्ति अभियान को 1 जुलाई 2019 को प्रारंभ किया गया था, ना कि 2018 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सामरिक पेट्रोल भंडार और सामने है उसके राज्य। पाडूर उड़ीसा में है क्या, चंदीखोल कर्नाटक में है क्या, मैंगलोर केरल में है क्या, बताइए कौन सा सुमेलित है। देखिए, मैंगलोर तो कर्नाटक में है, तो ये तो सुमेलित है नहीं। और चंदीखोल कहाँ पर है, उड़ीसा में। पांडुर केरल, तो सारा का सारा इनकरेक्ट है। सारे के सारे उपरोक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है। तो देखिए, भारत के सामरिक तेल के भंडार वर्तमान में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, मंगलोर कर्नाटक में है और पादुर जो है वो केरल में है। और इसके अलावा सरकार ने चंदीखोल उड़ीसा और पादुर कर्नाटक में 2 अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित करने की घोषणा की थी। देखिए, जो पाडुर है वो तो केरल में है और जो पादुर है वो कर्नाटक में, याद रखिएगा। चंदीखोल कहाँ पर है, उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, मंगलोर कर्नाटक में, पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही है। देखिए, नाट्यशास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है और भारतीय नृत्य कला को 2 भागों, शास्त्र नृत्य और लोक नृत्य एवं जनजातीय नृत्य में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन किया जाता है, इसलिए पूछा गया है प्रश्न। तो बिल्कुल, प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल डांस डे का आयोजन किया जाता है, करेक्ट है। और भरत मुनि ने ही लिखी है नाट्यशास्त्र, जो एक भारत का प्राचीन ग्रंथ है, पहला भी करेक्ट है। भारतीय नृत्य कला को बिल्कुल 2 भागों में बांटा गया है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य एवं जनजातीय नृत्य। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी हो जाएगा इसका उत्तर।
तो देखिए, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य का एक प्राचीन ग्रंथ है, जो नाटक, नृत्य और संगीत कला आदि का भी स्रोत पुस्तक है। भारतीय नृत्य कला को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा लोक एवं जनजातीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जहाँ शास्त्र सम्मत एवं शास्त्रानुशासित होता है, वहीं लोक एवं जनजातीय नृत्य जो होता है वो विभिन्न राज्यों के स्थानीय एवं जनजातीय समूहों द्वारा संचालित होते हैं। इनका कोई निर्धारित नियम, व्याकरण या अनुशासन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा रवि वर्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं करंट से रिलेट करते हैं, समाचारों की सुर्खियों में बने रहे इसलिए पूछे गए हैं। राजा रवि वर्मा के बारे में पहला स्टेटमेंट है, ये त्रावणकोर राजघराने से के प्रसिद्ध चित्रकार हैं और इन्हें ऑयल पेंट का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कलाकारों में से एक माना जाता है। इन्हें वर्ष 1904 में ब्रिटिश सरकार की ओर से केसर ए हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था क्या? बिल्कुल, त्रावणकोर राजघराने के चित्रकार हैं ये और ऑयल पेंट का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कलाकारों में से एक। और केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा 1904 में। तो सारे के सारे करेक्ट, डी हो जाएगा इसका आंसर 1 2 3। तो देखिए, त्रावणकोर राजघराने से संबंधित राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था 1848 में केरल के किलिमन्नूर गांव में और 14 वर्ष की उम्र में राजा रवि वर्मा को त्रावणकोर के तत्कालिक राजा अय्यलम थिरुनल का संरक्षण मिला। और त्रावणकोर के अलावा राजा रवि वर्मा ने अन्य धनी संरक्षक जैसे बड़ौदा के गायकवाड़ के लिए भी काम किया। इन्हें ऑयल पेंट का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कलाकारों में से एक माना जाता है। हिंदू पौराणिक आकृतियों को चित्रित करने के अलावा राजा रवि वर्मा ने कई भारतीयों के साथ यूरोपीय लोगों को भी चित्रित किया है। देखिए, वर्ष 1904 में ब्रिटिश सरकार की ओर से वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। इनके प्रसिद्ध चित्रों में चांदनी रात में नारी, सुकेशी, श्री कृष्ण, बलराम, रावण और सीता, शांतनु और मत्स्य गंधा, शकुंतला का पत्र लेखन, इंद्रजीत की विजय, हरिश्चंद्र, फल बेचने वाली, दमयंती आदि शामिल हैं। देखिए, हाल ही में अभी आज ही की बात है, कल इरफान खान मशहूर कलाकार और आज ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को, ये दो महान कलाकार इन 2 दिनों में इस दुनिया को अलविदा कह गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारत में आने वाले चक्रवात हैं, बताइए। झार, घुर्नी, प्रोबाहो और मुरासू, ये चारों के चारों चक्रवात और इनके साथ और भी के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत के अंदर भविष्य में। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक चीज़ छूट गई है, 4 तक होना चाहिए ना, तो चारों हैं वैसे ये। चलिए, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने 28 अप्रैल 2020 को 169 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों जिनके बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर में आने की संभावना है के नामों की एक सूची जारी की है। इस सूची में कुल 169 नामों में से 13 सदस्य देशों के लिए 13 चक्रवातों के नाम उसने शामिल किए हैं। इस सूची में भारत से संबंधित जो भविष्य में आने वाले चक्रवात हैं उनके नाम हैं गति है, तेज है, मुरासू है, आग है, व्योम है, झार है, प्रोवाहो है, नीर, प्रवंचन, घुर्नी, अम्बुद, जलदी एवं वेगा इनको नाम दिया गया है। कुछ अन्य नामों में बिप्रजॉय, अर्नब और उपाकुल शामिल हैं और इस सूची में बांग्लादेश के लिए निसारगा और ईरान के लिए निवार जैसे नाम भी शामिल हैं। तो ये किसने चेताया? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 169 चक्रवात और 13 के स्लॉट में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अटल ज्योति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है।
देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने अटल ज्योति योजना का दूसरा चरण जो है वो शुरू किया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में 3.04 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी और यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। देखिए, 100% नहीं है, गलत है, ये 75% है। बाकी 25% जो है वो सांसद से आएगा, सांसद आदर्श ग्राम से आएगा। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। थर्ड को एलिमिनेट करके क्या आंसर मिलता? 50-50 तो हो जाता, 80 हो जाएगा इसका उत्तर। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अटल ज्योति योजना का दूसरा चरण जो है वो शुरू किया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार सहित भारत के कई राज्यों में 3.04 लाख सोलर स्ट्रीट लगाई जाएंगी। इस पर केंद्र सरकार द्वारा 75% केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी, जबकि 25% राशि जो है वो सांसद निधि कोष से दी जाएगी और इसके दूसरे चरण में कुल 761 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो 100% नहीं है, केंद्र के लिए 75% है, 25% है सांसद निधि कोष से। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के संदर्भ में विचार आपको करना है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1966 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। और यह जो संस्था है वो संघर्ष, शस्त्र नियंत्रण, युद्धों, युद्धक सामग्रियों, निशस्त्रीकरण इत्यादि विषयों में शोध के लिए समर्पित है। इनमें से कौन सा सही है? देखिए, बिल्कुल, सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट करेक्ट है पहला, करेक्ट है दूसरा, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, शस्त्र नियंत्रण, युद्धों, युद्धक सामग्रियों तथा निशस्त्रीकरण इत्यादि विषयों में शोध के लिए समर्पित है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में, और स्थापना हुई थी इसकी 1966 में। इसका कार्य यही है। और यह जो संस्था है सिप्री नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और जन सामान्य को डेटा विश्लेषण और अनुशंसाएं उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा सेनकाकू आइलैंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर या फिर अरब सागर? अरब सागर में ये है नहीं, अब बताइए इनमें से कहाँ पर है ये? सेनकाकू आइलैंड कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में भी नहीं है। कहाँ पर है फिर ये? दक्षिण चीन सागर में भी नहीं है, यह है पूर्वी चीन सागर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि चीन सागर में, दक्षिण या पूर्वी करके टिपिकल नहीं बनाया तो देखिए, मुद्दा क्या है पूरा? मुद्दा यह है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में जबरन कब्जा तेज कर दिया है। पिछले रविवार को चीन ने दक्षिण चीन सागर की 80 जगहों का नाम बदल दिया। इनमें से 25 आइलैंड और रीफ्स हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे भौगोलिक स्ट्रक्चर हैं। ये चीन का समुद्र के उन हिस्सों पर कब्जे का इशारा है जो 9 डैश लाइन से कवर्ड हैं। यह लाइन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैर कानूनी मानी जाती है। चीन के इस कदम से ना सिर्फ उसके छोटे पड़ोसी देशों बल्कि भारत और अमेरिका की भी टेंशन उसने बढ़ा दी है। अब देखिए, दक्षिण चीन सागर पर अधिकार जताने से नाराज होकर वियतनाम ने क्या किया? कुछ दिन पहले अभी संयुक्त राष्ट्र यूएन में चीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। इसके बाद चीन ने क्या किया? 3 दिन बाद चीनी जहाज़ों ने क्या किया? एक वियतनामी जहाज़ को टक्कर मारकर डुबो कर उसको गिरा दिया पानी में। और उसकी इस हरकत का फिलीपींस से लेकर अमेरिका तक में विरोध हुआ है। इन गतिविधियों पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा था कि चीन महामारी से ध्यान हटाने के लिए दक्षिण चीन सागर में इस तरह की हरकतें कर रहा है। पिछले हफ्ते जापान के विदेश मंत्री ने भी चीन का विरोध किया था। अब देखिए, दरअसल चीन ने पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू आइलैंड के पास जापान की समुद्री सीमा में जहाज़ भेज दिए। इसके जवाब में अमेरिका का जंगी जहाज़ ताइवान के जलडमरू मध्य से होकर गुजरा। चीन को काबू में रखने के लिए अमेरिका ने 1 महीने के भीतर ऐसा दूसरी बार किया है। तो ऐसी हरकतें कर रहा है ये चीन। अभी इसने मेकांग नदी का पानी रोक दिया था।
और कोविड-19 निकाल दिया पूरे संसार के लिए। 10वां प्रश्न है जो समाचारों की सुर्खियों में है कल से। देखिए, हाल ही में 29 अप्रैल 2020 को भारतीय फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता इरफान खान का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित थे? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर या फिर SARS-CoV-2। सभी को पता होगा इसका उत्तर, लेकिन अगर थोड़ा डीप में जाएं तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है एंडोक्राइन ट्यूमर, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, हाल ही में 29 अप्रैल 2020 को भारतीय फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता इरफान खान का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और इरफान खान न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे और इस बीमारी के उपचार के लिए वे लंदन भी गए थे। अब थोड़ा इनकी बायोग्राफी के बारे में हल्का सा जान लेते हैं, मतलब शॉर्ट में सब कुछ जान लेते हैं। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर में हुआ था। जयपुर से परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात इरफान ने 1984 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD दिल्ली में दाखिला लिया और वहां से अभिनय में अपनी शिक्षा पूरी की। इनके अलावा और कलाकार जो हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, ओमपुरी हो गए, ये सब जो हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हैं और बड़े ही मशहूर कलाकार। अब देखिए, इरफान खान ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविज़न से की थी। बॉलीवुड में इरफान खान की पहली फिल्म का नाम क्या है? सलाम बॉम्बे। कब आई थी ये? 1998 में आई थी। इरफान खान ने अपने 30 वर्ष से लंबे फिल्मी करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने भारतीय फिल्मों के अतिरिक्त अमेरिकी तथा ब्रिटिश फिल्मों में भी अपने बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया है। आपने देखी होंगी इनकी फिल्में। इरफान खान को वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में इरफान खान को पान सिंह तोमर अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया था। इरफान खान की कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में हिंदी मीडियम जो अभी हाल ही में आई, अंग्रेजी मीडियम और द नेमसेक, लाइफ इन अ मेट्रो, पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स, पीकू, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड और मदारी हैं। सारी की सारी सुपर हिट हैं बॉलीवुड पर। तो इतनी जानकारी इरफान खान के बारे में आपको इस क्वेश्चन नंबर 10 से मिल जाती है, जो पता होनी चाहिए। तो 10 प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए। वैसे ये प्रश्न UPSC सिविल सेवा में पूछा नहीं जा सकता, इस तरह के प्रश्न नहीं करती है UPSC, लेकिन हाँ थोड़ा इसको घुमा फिरा के पूछ सकती है। जैसे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकती है, तो इसी से पीड़ित थे ये। तो 10 प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।